नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले बम्पर जनादेश के बाद नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पटना में जोरों पर हैं। माना जा रहा है कि 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। इस बैठक के बाद सीएम इस्तीफा देंगे। शपथ ग्रहण समारोह के चलते सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पटना के गांधी मैदान को सील कर दिया है। 17 नवंबर से 20 नवंबर तक गांधी मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक ये शपथ ग्रहण समारोह काफी भव्य होने वाला है, जिसमें एनडीए गठबंधन अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करेगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ साथ एनडीए गठबंधन के शीर्ष राष्ट्रीय नेताओं को भी निमंत्रण भेजा जा रहा है। केंद्र से लेकर राज्यों तक की शीर्ष राजनीतिक उपस्थिति के कारण सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि यह कार्यक्रम सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। वहीं बिहार चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद नई सरकार के गठन की तैयारियां जोरों पर हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल की थी। एनडीए में शामिल दलों के बीच सरकार गठन और मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली और पटना में बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में निर्वाचन आयोग की टीम ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को नवनिर्वाचित विधायकों की पूरी सूची सौंप दी है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को मिली प्रचंड सफलता के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार पूरे चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक मंच से पूरी तरह दूर रहे थे, लेकिन एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद निशांत कुमार एक बार फिर से अपने पिता सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। निशांत का ये बयान सीएम नीतीश कुमार के लिए क्या ढाल बनेगा या फिर उनको प्रोत्साहित करेगा? निशांत ने कहा कि उनके पिता अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी जनता के लिए काम करते रहेंगे। निशांत का ये बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। क्या उनका ये बयान एक साधारण संदेश है या फिर जेडीयू और सीएम नीतीश कुमार के लिए भविष्य को लेकर एक मजबूत संकेत है? निशांत कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं बिहार वासियों को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। एनडीए को इतनी भारी बहुमत से जिताने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी सरकार बनने जा रही है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। हमें उम्मीद से ज्यादा बड़ी जीत मिली है, इसका सारा श्रेय जनता को जाता है। 20 साल में जो काम किया है जनता ने उसी का इनाम दिया है। पापा पर जो विश्वास जनता ने जताया है, मुझे उम्मीद है कि मैं पापा उस विश्वास को कायम रखें और आगे भी विकास का काम जारी रखें। बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव की नई पार्टी जनशक्ति जनता दल ने बड़ी घोषणा दी है। जेजेडी की एक हालिया बैठक में फैसला लिया गया है कि वो मौजूदा एनडीए सरकार को नैतिक समर्थन देंगे। इस कदम को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे लालू परिवार से उनकी दूरी और ज्यादा स्पष्ट होती है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम यादव ने मीडिया को बताया कि बैठक में तेज प्रताप यादव ने यह प्रस्ताव भी रखा कि रोहिणी आचार्य को उनकी पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बनाया जाए। प्रेम यादव ने कहा, तेज प्रताप ने जो कहा है कि वो जल्द ही रोहिणी दीदी से इस विषय पर बात करेंगे और उन्हें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक बनने की विनती करेंगे।
लखनऊ में चल रहे उत्तराखंड महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर विशेष रूप से बल दिया कि संकट के दौरान यही लोकगीत कला व लोकगीत ही इतिहास का संरक्षित करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के कई गौरवशाली क्षण हैं जिसे विदेशी इतिहासकारों ने शरारतन भारत के गौरवशाली इतिहास के साथ नहीं जोड़ा। ऐसे में भारत के गौरव व गरिमा से जुड़े हुए पन्नों को सहेजने का काम लोक गायन व परंपरा के माध्यम से हमें सुनने देखने को प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित 10 दिवसीय ऐतिहासिक उत्तराखंड महोत्सव 2025 में लोक संस्कृति के संरक्षण का आह्वान किया। कि आज के इस भव्य आयोजन में समारोह की गरिमा बढ़ाने के लिए उपस्थित भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, विधायक लखनऊ पूर्वी श्री ओपी श्रीवास्तव जी, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, अध्यक्ष उत्तराखंड महापरिषद श्री हरीश चंद्र पंत जी, संयोजक श्री असम के मंत्री अशोक सिंघल की एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर राजनीतिक बवाल मच गया है। सिंघल ने एनडीए की बिहार चुनाव जीत के बाद बिहार में गोभी फार्मिंग को मंजूरी लिखकर गोभी के खेत की एक तस्वीर साझा की थी। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि टिप्पणी 1989 के भागलपुर नरसंहार में मुसलमानों की हत्या को महिमामंडित कर रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस पोस्ट की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ना तो हिंदू धर्म और ना ही राष्ट्रवाद ऐसे नरसंहारों को उचित ठहराया या उनका समर्थन करता है। एक एक्स यूजर ने थरूर को टैग करते हुए पूछा कि क्या वो प्रभावशाली हिंदू नेताओं से इस भयावह नरसंहार के समन्वयकरण की निंदा करवा सकते हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने भी पोस्ट को राजनीतिक बेशर्म में एक चौंकाने वाला नया निम्न स्तर बताया। उन्होंने कहा कि यह भद्दा और शर्मनाक है। गोगोई की कहा कि गोभी फार्मिंग की छवि 1989 के लोगैन नरसंहार से जुड़ी है, जहां 116 मुसलमानों को मारकर उनके शव गोभी के पौधे के नीचे छिपाए गए थे। गोगोई ने आरोप लगाया कि यह मानसिकता उनके बॉस मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा प्रचारित की जाती है। उन्होंने कहा कि असम नफरत और लालच के शासन को समाप्त करेगा। दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए कार बम धमाके के मामले में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। एजेंसी ने उस शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने आत्मघाती हमलावर के साथ मिलकर इस आतंकवादी साजिश को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपी का नाम आमिर रशीद अली है। धमाके में इस्तेमाल की गई कार उसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। एनआईए ने उसे दिल्ली से पकड़ा। धमाके की जांच पहले दिल्ली पुलिस कर रही थी, लेकिन बाद में केस एनआईए को सौंपा गया। केस अपने हाथ में लेने के बाद एनआईए ने बड़ी तलाशी अभियान शुरू किया था और उसी के दौरान आमिर गिरफ्त में आया।
जांच में सामने आया कि आमिर जम्मू कश्मीर के सांबूरा पंपोर का रहने वाला है। उसने पुलवामा के उमर उन नवी नाम के शख्स के साथ मिलकर ये हमला प्लान किया था। आमिर दिल्ली इसलिए आया था ताकि उस कार को खरीदने में मदद कर सके, जिसे बाद में धमाके के लिए आईईडी बम बनाने वाला उपकरण के तौर पर इस्तेमाल किया गया। रामपुर कई मर्तबा 86 नजरिया से एक अलग ही अंदाज में मीडिया की सुर्खियां बनता हुआ दिखाई देता है। इसके पीछे का कारण सियासत की वह बड़ी शख्सियत है जिन्हें आजम खां के नाम से पहचाना जाता है। अब उनसे और उनके एक समर्थक के भाई की शादी की रस्मों से जुड़ी है। इस शादी के कार्ड में आजम और सपा मुखिया अखिलेश यादव की फोटो भी छपवाई गई थी। यही कारण है कि इस शादी की रस्मों ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। खास बात यह रही कि शादी में आजम खान ने भी पहुंचकर शिरकत की है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक पीड़ित ने अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक राम अचल राजभर पर जमीन कब्जाने का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता राम भजन राजभर ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित का आरोप है कि विधायक राम अचल राजभर अपने सहयोगियों के साथ उसके घर पहुंचे और उसे धमकाया। विवादित जमीन राम अचल राजभर के महाविद्यालय के पास स्थित है, जिस पर कब्जा कर जबरन बैनामा कराने का दबाव बनाए जाने का आरोप भी लगाया गया है। राम भजन राजभर का कहना है कि विधायक और उनके बेटे संजय राजभर मिलकर उसकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की है। मामले के बढ़ने के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है, जबकि पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। पीलीभीत में गौ रक्षा हिंदू दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाली गई। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा कोतवाली, जहानाबाद के परेवा वैश्य चौकी क्षेत्र के ग्राम नगरिया सहगवा के कल्याणपुर तीर्थ तक निकाली गई। डीजे की धुन और हाथ में झंडा लेकर गौ रक्षा हिंदू दल के कार्यकर्ताओं द्वारा सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई। गौरक्षा हिंदू दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का समापन कल्याणपुर चक्र तीर्थ के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा आरती करने के बाद समापन किया गया। सुरक्षा के लिए स्वयं सहायक पुलिस अधीक्षक नताशा गोयल सहित प्रभारी अमरिया जहानाबाद थाने का भारी पुलिस बल मौके पर उपस्थित है। जांजगीर चांपा जिले के चांपा नगर पालिका क्षेत्र में खेल प्रेमियों की नाराजगी पर इन दिनों चरम पर है। नगर में केवल एक ही खेल मैदान और वही मैदान अब अव्यवस्था का शिकार हो रहा है। विजयदशमी पर बारिश ने मैदान को दलदल बना दिया था। हालात ऐसे थे कि मैदान में पानी भर गया, मिट्टी हो गई। नगर पालिका ने समाधान के नाम पर रेत और स्लेक चूड़ी डालकर मैदान को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। क्रिकेट होना है तो पूरा मैदान दोबारा खोदा जा रहा है। पहले पाटा, फिर खोदा, फिर पाटा और फिर खोदा। नगर पालिका की इस उलझी हुई मरम्मत नीति ने खिलाड़ियों का खेल ही नहीं, सब्र भी छीन लिया है। सऊदी अरब में आज तड़के एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें कम से कम 42 भारतीय उम्रा यात्रियों के मारे जाने की आशंका है। इसमें से कई यात्रियों के तेलंगाना के हैदराबाद से होने की जानकारी सामने आई है। हादसा उस समय हुआ जब मक्का से मदीना जा रही एक बस मुफरीहात इलाके के पास एक डीजल टैंकर से टकरा गई। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल हुए। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन टीमें
तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने इस घटना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव और डीजीपी वी शिवाधर रेड्डी को तुरंत पूरी जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार, विदेश मंत्रालय और सऊदी दूतावास के साथ मिलकर प्रभावित परिवारों की मदद के प्रयास कर रही है। बांग्लादेश में हिंसा और अस्थिरता का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत कई शहरों में धमाके और आगजनी हुई है। इससे खासतौर से ढाका में तनाव बढ़ गया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण फैसला सुनाने जा रहा है। शेख हसीना को पिछले साल छात्रों के प्रदर्शन पर कार्रवाई का मामला चल रहा है। इसमें दोषी ठहराए जाने पर हसीना को मौत की सजा तक हो सकती है। फैसले से पहले मोहम्मद यूनुस की सरकार ने देश भर में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा है। प्रदर्शनकारियों की गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। शेख हसीना ने अपने खिलाफ फैसला आने से पहले सोशल मीडिया पर ऑडियो संदेश जारी किया है। हसीना ने अपनी पार्टी आवामी लीग के समर्थकों से सरकारी प्रतिबंध के बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी रखने के लिए कहा है। 78 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री ने समर्थकों से कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जिंदा रहूंगी और लोगों के लिए लड़ूंगी। अफ्रीकी देश दक्षिण पूर्वी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक दर्दनाक हादसे ने सबको झकझोर के रख दिया। लुआलाबा प्रांत की एक कोबाल्ट खदान में अस्थायी लकड़ी का पुल टूट गया, जिससे भीतर काम कर रहे वाइल्ड कैट यानी अवैध रूप से काम करने वाले लोग बड़ी संख्या में नीचे गिर गए। यह हादसा इतना भयावह था कि खदान के भीतर कई शव दिखाई भी दे रहे थे। अधिकारियों के अनुसार 32 लाश निकाले जा चुके हैं और बचाव दल लगातार लोगों की तलाश में लगा हुआ है। बारिश के कारण खदान पहले से ही पानी में डूबी हुई थी। ऐसे में मलबे में फंसे खनिकों को निकालना काफी मुश्किल हो रहा है। प्रांतीय गृह मंत्री रॉय कोम्बा मोयोंडे ने कहा कि मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि कई लोगों का अब भी पता नहीं चल सका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।